हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स सेकेंड का पहला चैप्टर। क्या है? प्रकाशिकी। अब प्रकाशिकी को देखो, दो भागों में बांटा गया। सबसे पहला है किरण प्रकाशिकी, जिसे बोला जाता है रे ऑप्टिक्स। दूसरा है तरंग प्रकाशिकी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। अब देखो, ये प्रकाशिकी के दो भाग हैं। दो प्रकाशिकी को दो यूनिट में बांटा गया। पहला नंबर है किरण प्रकाशिकी और दूसरा है तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी में हम क्या पढ़ते हैं? तो किरण प्रकाशिकी में हम पढ़ते हैं किरण के बारे में, और तरंग प्रकाशिकी में हम क्या पढ़ते हैं? तरंग के बारे में। अब किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत जो चैप्टर है वो चैप्टर क्या क्या है हमारे अंदर इसके अंतर्गत? तो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, इसी में हम लेंस पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है हमारा प्रिज्म, और चौथा चैप्टर है हमारा इसमें मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। और इसमें का लास्ट चैप्टर है सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी। तो ये किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत जितने चैप्टर हैं ये सारे हैं, इसको हम पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर हमारा क्या है? प्रकाश का परावर्तन। दूसरा है लेंस, इसमें पढ़ेंगे। तीसरा है प्रिज्म पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर है मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष पढ़ेंगे, और लास्ट वाला चैप्टर इसमें है सूक्ष्मदर्शी। और ये पूरा यूनिट जो है ये पूरा का पूरा क्या होता है? रे ऑप्टिक्स का होता है। किसका होता है? रे ऑप्टिक्स का होता है। और रे ऑप्टिक्स में सबसे पहला चैप्टर है हमारा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं किरण प्रकाशिकी का पहला चैप्टर। क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो ये हमारा किरण प्रकाशिकी का पहला चैप्टर होगा। तो किरण प्रकाशिकी, और इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? यानी कि लाइट। अब ये प्रकाश क्या है? देखो, प्रकाश क्या है? जैसे हम किसी कमरे में हैं, जैसे किसी कमरे में, और वो मतलब कमरे में कोई लाइट वगैरह नहीं है। कैसा है? अंधेरा है, मतलब लाइट वगैरह नहीं है। तो जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हैं कमरे में, कमरे के अंदर हैं, तो जब तक कोई लाइट वगैरह नहीं आती है तब तक वहां की वस्तुएं हमें कोई चीजें दिखाई नहीं देती हैं। और जैसे ही मान लिया जाए इस कमरे से कहीं से लाइट क्या हुई? प्रवेश हुई। तो जैसे ही लाइट प्रवेश होती है तो वहां पे उस कमरे के अंदर कोई रखी वस्तु हमें क्या होती है? वो प्रकाश क्या करता है? उस वस्तु के पास, उस वस्तु से टकराता है, और टकराने के बाद वो प्रकाश हमारे आंखों में आता, आंखों में क्या करता है? आंखों में पड़ता है। यानी कि क्या करता है? मतलब वो प्रकाश उस वस्तु से टकराया, टकराने के बाद क्या हमारे आंखों में क्या कराया? संवेदित करवाया। संवेदित कराने के बाद तभी हमें क्या होता है? किसी वस्तु का क्या होता है? आभास होता है। अर्थात क्या है? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा कैसे? अभी मैंने बताया कि जैसे हम किसी अंधेरे में किसी वस्तु अंधेरे में कोई वस्तु है तो हमें क्या होता है? दिखाई नहीं देती।
लेकिन जैसे ही कहीं से प्रकाश आता है तो प्रकाश क्या करता है, प्रकाश क्या होता है उस वस्तु पर पड़ता है, और प्रकाश पड़ने के बाद उससे टकराने के बाद हमारे आंखों में पड़ता है। आंखों में जब पड़ता है तो पड़ने के बाद हमें क्या होता है, तभी किसी वस्तु का क्या होता है, आभास होता है। तो यहाँ पे क्या है, प्रकाश, यहीं से पता चला कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करता है, हमारी आंखों को संवेदित कराकर किसी वस्तु का क्या कराता है, आभास कराता है। तो ये बातें समझ में आई होगी। तो आगे देखो क्या है, हमको अगर प्रकाश के गुण के बारे में, अगर इसकी विशेषता जानना हो या इसके गुण के बारे में जानना हो, तो सबसे पहला यही है, प्रकाश क्या होता है, एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। और देखो प्रकाश, दूसरा पॉइंट यह है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्या है, प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा पॉइंट है, जैसे अब प्रकाश क्या है, प्रकाश को मतलब किसी माध्यम में चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात कहा जाए कि प्रकाश जो है ये अलग अलग माध्यमों में, तीसरा अगर पॉइंट देखें तो प्रकाश जो है अलग अलग माध्यमों में, प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल जो होती है वो अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। क्या, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे अगर कह दिया जाए प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो प्रकाश की चाल निर्वात में, प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। वो कितनी होती है, तो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और अगर बोला जाए प्रकाश की चाल सबसे किस माध्यम में होती है, तो सबसे कम किस में होती है, हीरे में होती है। हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। वो कितनी होती है, 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये हमारी क्या है, ये क्या है, प्रकाश की विशेषता है, अर्थात प्रकाश के गुण। तो यहां से एक बार फिर से समझ लो, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारे आंखों को संवेदित करके किसी वस्तु का क्या कराता है, आभास कराता है। अगर इसकी हम विशेषता की बात करें तो प्रकाश की विशेषता की बात करते हैं या गुण की बात करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। कैसी होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। और जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं इन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो उसी प्रकार प्रकाश क्या है, एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो इससे प्रकाश को भी चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा पॉइंट यह है, प्रकाश अलग अलग माध्यमों में, प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग होती है। वो अगर कहा जाए तो प्रकाश
की चाल किस माध्यम में सबसे ज्यादा अधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो सबसे अधिक होती है और कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और अगर कहा जाए सबसे कम किस में होती है, तो सबसे कम किस में होती है? हीरे में होती है। और कितना होती है? तो होती है 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और इसमें एक लास्ट पॉइंट है, प्रकाश का एक गुण क्या है? प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में चलता है। कैसा? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। तो अब हमने पढ़ लिया प्रकाश के बारे में। अब पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ते हैं? प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो जैसे मान लिया जाए कोई ऐसा तल जो कैसा हो? अपारदर्शी हो, और या कह सकते हो किसी चिकने तल पर जब कोई प्रकाश क्या होती है? टकराती है, और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चली जाए। मतलब जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी माध्यम या किसी चिकने तल से टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चली जाए, तो इस घटना को बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी माध्यम या किसी चिकने तल से टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चली जाए, तो इस घटना को बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। अब देखो यहाँ पे, जैसे ये प्रकाश किरण आ रही है, तो इस प्रकाश किरण को बोला जाता है आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलेंगे। और जैसे ये टकराने के बाद ये प्रकाश किरण जा रही है, तो इस किरण को बोला जाता है परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। और जैसे हम क्या करें, जहां पे ये आपतित किरण टकराई और अगर इसमें इसी बिंदु से हम क्या करें, एक अभिलंब खींच दें, इस तल पर एक लंब डाल दें, तो इसको बोला जाता है अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। और इस बिंदु को बोला जाता है आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। तो थोड़ा फिर से एक बार देख लो। जैसे अब ये कोई भी प्रकाश किरण आती है तो उसको बोला जाता है आपतित किरण, और टकराने किसी तल से या चिकने तल से टकराने के बाद क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है, तो इसको बोला जाता है परावर्तित किरण। और जैसे हम क्या करते हैं, इस तल से एक लंब खींचते हैं, तो उस लंब को बोला जाता है अभिलंब बोलते हैं, और इस बिंदु को बोला जाता है आपतन बिंदु। अब जैसे यहाँ पे देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना, इस कोण को बोला जाता है आपतन कोण, जिसे आई से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे आर से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा हुआ प्रकाश का परावर्तन। अगर हम इसके नियम की बात करते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन का नियम, तो प्रकाश के परावर्तन का नियम, तो प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है, ये इसके 2 नियम होते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहां पे होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। और किस बिंदु पर होते हैं? आपतन बिंदु पर होते हैं। कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण
तथा अभिलंब। एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं और कहां पे होते हैं? आपतन बिंदु पर होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम इसका है, दूसरा नियम है आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ये दूसरा नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के क्या है? दो नियम होते हैं। फर्स्ट नंबर है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। और किस तल पर होते हैं? तल के किस बिंदु पर होते हैं? तो आपतन बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अब आगे हम पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण क्या? यानी कि मिरर। अब मिरर क्या है? तो देखो, दर्पण जो होता है ये कांच का एक भाग होता है। कांच का क्या होता है? एक भाग होता है जिसकी एक ओर क्या होती है? पारे की पालिश की होती है या तो किसी गहरे रंग की पालिश की होती है। क्या? पारे की पालिश होती है या तो किसी गहरे रंग की, गहरे रंग की पालिश की होती है। और एक जिधर पालिश नहीं होती है तो उसे बोला जाता है परावर्तक तल बोलते हैं। तो क्या दर्पण क्या होता है? ये किसी ने मतलब किसी कांच का टुकड़ा होता है जिसके एक ओर क्या होती है? पारे की पालिश या किसी गहरे रंग की पालिश की होती है और जिस ओर पालिश मतलब कोई पालिश नहीं होती है तो उस तल को बोला जाता है परावर्तक तल। अब देखो, दर्पण, अगर हम दर्पण की बात करते हैं तो दर्पण जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोली दर्पण। क्या होता है? गोली दर्पण। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोली दर्पण। तो हमारे सिलेबस के अंतर्गत समतल दर्पण नहीं है, हमको पढ़ना क्या है? गोली दर्पण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गोली दर्पण पढ़ना है। तो हमको क्या पढ़ना है? गोली दर्पण। अब ये गोली दर्पण क्या होता है? तो गोली दर्पण क्या होता है? ये किसी खोखले कांच का भाग होता है। तो ये दर्पण कैसे होता है? तो जैसे हम मान लिया जाए ये कोई हमारे पास कोई खोखला कांच है, अगर हम इसको क्या करें? इतना साइड अलग कर दें और ये इतना पार्ट अलग कर दें तो यहां से एक भाग निकल के आएगा। ये एक पार्ट ऐसे निकल के आता है और दूसरा जो है ऐसा निकल के आता है। और इसकी तरफ एक और हम क्या कर दें? पालिश कर दें तो ये हमारा क्या होता है? ये बन जाता है दर्पण। तो दर्पण क्या? गोली दर्पण क्या है? गोली दर्पण किसी खोखले कांच का गोला होता है और अगर जैसे हम किसी गोले को किनारे से क्या कर दें? किनारे से दोनों पार्ट को अलग कर देते हैं तो यहां से दो दर्पण निकल के आते हैं। तो एक दर्पण क्या होता है? देखा जाए तो ये क्या है? इसका ये वाला पार्ट क्या होगा? ये परावर्तक तल कहलाएगा और इसका ये वाला परावर्तक तल कहलाएगा। अब यहां पे देखो, परावर्तक तल जिसका बाहर की ओर क्या होता है? उभरा हुआ होता है तो उसको बोला जाता है उत्तल दर्पण और जो अंदर की ओर
धंसा होता है तो उसे बोला जाता है अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण अर्थात गोली दर्पण के ये क्या है, दो पार्ट हैं। पहला क्या है, उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा हुआ होता है तो उसे बोला जाता है उत्तल दर्पण। और परावर्तक तल जिस दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर धंसा होता है तो उसे बोला जाता है अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। तो हमने क्या पढ़ लिया, गोली दर्पण के बारे में पढ़ लिया। गोली दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। कि क्या होता है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण होता है। तो अब पढ़ते हैं हम दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो सबसे पहले हमको जैसे पहले इसमें क्या पढ़ना है, जैसे क्या होता है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है। दूसरा नंबर पढ़ना है वक्रता केंद्र क्या होता है। फिर तीसरा नंबर हमको पढ़ना है वक्रता। तीसरा नंबर पढ़ना है मुख अक्ष क्या होता है। फिर अगला नंबर पढ़ना है वक्रता त्रिज्या क्या होती है, या तो कह सकते हैं अगला नंबर फोकस बिंदु क्या होता है। फिर पढ़ेंगे इसी में हम पढ़ते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है। और पांचवा अगला नंबर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फोकस दूरी क्या होती है। तो इतनी चीजें हम पढ़ते हैं इसमें। तो देखो दर्पण का ध्रुव क्या है। तो दर्पण का ध्रुव क्या है, जैसे हम लेते हैं, मान लिया जाए ये हमारे पास अवतल दर्पण है और ये इसका क्या हुआ, परावर्तक तल। जैसे दूसरा हमारा क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। और ये इसका क्या होता है, परावर्तक तल होता है। तो दर्पण का ध्रुव क्या है, तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या बोला जाता है, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब अगला जानते हैं वक्रता केंद्र क्या है। वक्रता केंद्र, अब देखो ये क्या है, गोले मतलब अवतल, ये है हमारा अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। अब ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसके भाग होते हैं, गोली दर्पण के, अर्थात ये किसी गोले के भाग होंगे। अगर हम किसी गोले को फील करें तो ये हमारा क्या हो गया, गोला हो गया। तो वही चीज है, दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसी का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या, दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसको देखा जाए तो ये अगर ये एक गोला बनेगा और इसका केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। अब अगला मुख अक्ष क्या होता है, तो मुख अक्ष क्या है, तो जैसे हम वक्रता केंद्र और दर्पण का ध्रुव, क्या, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को किसी रेखा से मिला दें तो यही रेखा क्या कहलाती है, मुख अक्ष कहलाती है। क्या है, अर्थात क्या कह सकते हैं हम, दर्पण के ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख अक्ष कहलाती है। तो ये हमारा क्या हो गया, मुख अक्ष हो गया। अब अगला नंबर है
जैसे हमारा फोकस बिंदु, फोकस बिंदु क्या है, फोकस बिंदु क्या होता है, तो वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र और दर्पण का ध्रुव के मध्य बिंदु को बोला जाता है फोकस बिंदु बोला जाता है। क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु बोलते हैं। क्या, फोकस बिंदु, बिंदु क्या होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र और दर्पण का ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु, और इसे F से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। अब अगला नंबर है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या कह सकते हो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, या ऐसे भी कह सकते हो कि का मतलब दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को ही क्या बोला जाता है, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। क्या, दर्पण जो जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, और जिसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल R से प्रदर्शित करेंगे। तो ये हो गया वक्रता त्रिज्या। अब अगला नंबर है हमारा फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है, तो फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु की बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। क्या, फोकस दूरी क्या होती है, दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु की बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी, और इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो आज दोस्तों बस यहीं तक, आगे इसका अगला भाग अगले वीडियो पर आप लोगों को मिलेगा। तो हमारा जो वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और जम के क्या करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास।